Very good morning. So am I audible? और आपको स्क्रीन दिख रही है तो आप प्लीज रिप्लाई कर दें, देन वी विल स्टार्ट. ओके. तो केवल 15 बच्चे आप लोग ऐड हुए हो, कोई अटेंटिव ही नहीं है, बिल्कुल हद हो गई है. हम लोग यहाँ तैयार बैठ जाते हैं क्लास लेने के लिए, आप लोग सो के ही नहीं उठ पा रहे हो क्लास अटेंड करने के लिए. कितनी गलत बात है ये. केवल ओपन करके लॉगिन करके बैठ जाना है, वो काम नहीं हो पा रहा है. मन के होगा वो सब अपने. एट 55 तक आप लोग को लॉगिन कर लेना चाहिए. जैसी क्लास स्टार्ट हो वैसी आप ज्वाइन कर लें. मेरी क्लास होती है तो ऑलमोस्ट मैं हमेशा टाइम से पहले ही स्टार्ट कर देता हूँ. आप लोग समझ में नहीं आ रहा कुछ. 4 मिनट हो गए, 25 बच्चे आए अभी, ये देखो. चलो वे स्टार्टिंग. So one thing important which I want to share with you all, we have actually I have just shared last night some task. There are I think, let me check, there are 3 or 4 tasks which I have given to you. One is for the queries, which is based on the employee and this is table company database, which we have already developed and inserted data in the task 3-4. Now we have the queries depending on company database. And one thing which I also shared, that is the next database, which is on board seller and their property. You have to create that, and after creation you will need to insert the data, and after inserting the data they are given some queries. So all those queries you must. अनुज, इसीलिए रिकॉर्डिंग ऑन करने के फेवर में मैं नहीं होता हूं, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा तो बहुत सारे लोग हैं जो क्लास ही नहीं ज्वाइन करते हैं, और दे आइदर ज्वाइन और बस छोड़ देते हैं. वो सोचते हैं बाद में पढ़ लेंगे, बट वो कभी नहीं पढ़ते हैं. मैं खुद जान रहा हूं इस बात को. ओके. तो वहां पर मैंने जो आपको क्वेरी दी है, वो क्वेरी क्या क्या दी है मैं आपको एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग अगर यहाँ पर मैं डीबीएमएस के क्वेश्चन करता रहूंगा एसक्यूएल क्वेरी के, तो वो होते रहेंगे और आप लोग जो है उसको देखते रहेंगे, बस यही होता रहेगा. सो इट्स टाइम कि आप प्रैक्टिस करें. तो मैं आपको बहुत हार्डली ये बात बता दूं, ये टास्क 5 है, which is the queries based on the company database. Here we have task 6 and 7. First you have to create the database, and next one you need to insert the values according to the given data set over here. Okay. Next there is another task which is task number 8, and in task number 8 you are given some queries. कितनी है आप देख लो, 1 2 3 4. So अब मैं आपको डेडलाइन बता रहा हूँ. आज है 8 तारीख. ये जो पर्टिकुलर टास्क है, कौन सा, दिस टास्क नंबर 5, ये 10 तारीख तक हो जाना चाहिए. 6 7 8 अगले 5 दिन में, मतलब 15. और मैं इसके लिए गूगल क्लासरूम बना दूंगा, आप अपने टास्क बना के रखिए, उस पर आपको सबमिट करना होगा. क्लियर है? सारी क्वेरीज कर दो. क्वेरी का जहां पे रिजल्ट आए, अगर आपका टेबल नेम आ रहा है तो उसी तरह से उसको सबमिट कर देना. मैं बात आपसे बार बार कह रहा हूं, देखो बेटा, कंसेप्ट बताने वाली बात मैं यहां से आपको बता दूंगा, आप समझ भी जाएंगे. बट on the part of SQL and algebra you need to practice more and more. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप जितनी तरह के डिफरेंट क्वेरीज सॉल्व करोगे, you will able to solve them. Okay? ये थ्योरी पढ़ के नहीं आएगा. It's something like mathematics. आप जितना सॉल्व करोगे उतना समझ में आएगा. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ क्वेरी आपको समझ में आएगी. ठीक है? और अगर आप अच्छी क्वेरीज के लेवल तक पहुंच जाएं तो आपके करियर के लिए बड़ी अच्छी बात है. ठीक है? ओके. तो आज हम लोग सर्वेयर क्लॉज यूज करके सॉल्व कर सकते हैं टास्क 5. और क्या पूछा है किसी ने?
अनुग्रह, वेयर बाई वेयर हैविंग ग्रुप बाई सब लगेगा उसमें, ठीक है, केवल एक चीज नहीं लगेगी, इसीलिए तो हम लोग इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं। इन द टास्क नंबर 5 यू आर गिवन विद सम queries which will require where, which some will require group by, some will require having clause. So मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, आप लोग को ये सब करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकल है तो ये आपके अपने एंड पे होगा तभी आपको समझ पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग ये काम करना शुरू करें और बहुत तेजी से करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 दिन से हम लोग रुक गए हैं एकदम प्रैक्टिकल उस पर, ठीक। तो ये जितना भी टास्क है 8 तारीख तक का, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 8 तक, टास्क नंबर 8 तक, ये आपको 15 तारीख तक सब करके खत्म कर देना है। आउटपुट कैसे देना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। क्वेरी रन करके नोटपैड पे सेव कर लो ताकि आपके पास वो रहे, तो जब मैं बोलूं कि हाँ आज आपको अपलोड करना है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर सकें। क्लियर है बात? आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इंटरसेक्शन भी यूज करना पड़ेगा, सब कुछ यूज करना पड़ेगा। मैं समझ नहीं रहा हूं बात आपकी अनुग्रह, क्या कहना चाह रहे हो आप बेटा? भाई जिस तरह की क्वेरी होगी, जैसे देखो कहीं पे यूनियन वाला रिक्वायर था तो यूनियन किया था, इंटरसेक्शन रिक्वायर इंटरसेक्शन करेंगे। आज मैं चेक करूंगा कि कौन कब क्लास ज्वाइन करता है, ठीक है, वो डेटा 1 मिनट में आ जाता है। आप लोग को ना यकीन हो तो मैं दिखा दूंगा कौन कितने बजे डेटा क्लास को ज्वाइन करता है, आप लोग इजिली देख सकते हैं। ओके चलिए, तो अब हम लोग एसक्यूएल को, वैसे तो 2-4 बहुत स्पेशल क्वेरी थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, बट इट्स अप टू यू। अब आप थोड़ा सा मेहनत करें, 10 तारीख के बाद वो 2-3 क्वेरी के जो टाइप बच रहे हैं मैं उनको डिस्कस करूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिलेबस में, क्योंकि वो भी करना जरूरी है। सो मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लास्ट 4 टॉपिक। 1 मिनट में आपको सिलेबस भी थोड़ा सा दिखा दूं, तब हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक। देखो बेटा, मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब आपका प्लेसमेंट हो तो आपको अपने 2 और 3 सब्जेक्ट के साथ ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको केवल और केवल रिटर्न पे फोकस करना रह जाए। जैसे अब आज की डेट में रिटर्न फोकस करने के लिए, जैसे तुम फाइनल ईयर में आओ तो तुमको क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और उसके साथ सूडो कोड, ये 4 चीज तुम तैयार करते रहो। इंटरव्यू के लिए तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तुमने डीबीएमएस ले लिया, 2 सब्जेक्ट सफिशियंट है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी ले लो, सी बेसिक सबको आती है, और पाइथन, बस इतना कर लो, तुमको नौकरी मिलने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्लेसमेंट ड्राइव में नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। बट वही है कि हम लोग अगर इसको थोड़ा सा टुकड़ों में बांट के चलो, और एक और एडवाइस ये है आप लोगों के लिए कि जब भी आप, अभी जैसे आप इस सेम में है, 5th सेम में या 6th सेम में, जब आप कुछ पढ़ें तो प्लीज एक नोटबुक टाइप कर रखें, और नोटबुक भी स्कैटर्ड ना हो, जैसे पेजेस में नहीं हो कि A4 शीट की एक पेज उठा ली फिर एक पेज उठा ली, नहीं, एक बाइंडेड कॉपी हो जिसमें आप जैसे डीबीएमएस का कुछ भी पढ़ रहे हो, आप नोट कर रहे हो, उसको आप लिखते जाओ। ये आपको तब काम आएगा जब आप 1 साल बाद रिवाइज करने बैठोगे। व्हेन यू हैव द कंटेंट्स व्हिच यू हैव नोटेड डाउन, व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, तो आपको रिकॉल करने में बहुत इजी होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग ने रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ लिया, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये सब पढ़ लिया, एसक्यूएल के बारे में बहुत डिटेल पढ़ लिया, जितना नहीं लिखा उतना पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टार्ट। व्यू क्या है, इंडेक्स क्या है, क्वेरी, सब क्वेरी, एग्रीगेट फंक्शन वगैरह, इंसर्ट, डिलीट, हम लोगों ने देख लिया। पहले ये देखेंगे और उसके बाद 2-3 टॉपिक बचेगा, कर्सर, ट्रिगर और PL/SQL, ये देखेंगे। ये बहुत डिटेल में है नहीं, आपको यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा, और इंट्रोडक्शन के बाद इट्स अप टू यू कि आप उस पर कितना एक्सपोजर दिखाते हैं, ठीक है। सो हियर आई एम विथ व्हाट, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये आपके समझाने के लिए था। और ऑलरेडी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने जो PPT शेयर की है, आप लोग कृपया करके उसे डाउनलोड कर लें, अदरवाइज होता ये है कि बाद में जब रिक्वायरमेंट पड़ती है तो साफ बताते हो आप भेज दीजिए, भेजा नहीं आपने। सो इसलिए कह रहा हूँ जो भी PPT आपने मैंने भेजी है ग्रुप पे, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, ओके। चलो, सो हियर वी आर विथ, चलो, व्यू एंड इंडेक्स। कंप्लीट नोट्स अभी नहीं भेजा है, कंप्लीट नोट्स भेज दूंगा। मुझे पता है नोट्स भेज दिया तो डिपेंडेंसी तुम लोग की और खत्म हो जाएगी, फिर और सोच लोगे पढ़ लेंगे, बट कैसा है नहीं, ओके। चलो देखो, तो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे इसको, बहुत आसान है, आप लोग आधे से ज्यादा बातें समझ चुके हो। तो व्यू क्या होता है? व्यू भैया कुछ नहीं है, व्यू का मतलब है जैसे तुमने अगर एक टेम्परेरी टेबल जो तुम क्रिएट करोगे, ध्यान से समझना बात को, मतलब टेम्परेरी टेबल क्रिएट करोगे, कोई एग्जिस्टिंग टेबल है उस पे से तुमने एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट की, उसको हम लोग व्यू बोलते हैं। टेम्परेरी टेबल क्रिएट करने का क्या मतलब है कि तुम्हारा एग्जिस्टिंग टेबल में 10 कॉलम है, तुम उसमें से 3 कॉलम लेके एक नई टेबल क्रिएट करना चाहते हो टेम्परेरी, तो उसको हम लोग व्यू बोलते हैं। व्यू, मेरा बात आपको समझ में आ गया होगा। ए व्यू इज नथिंग मोर देन एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट इज स्टोर्ड
इन द डेटाबेस विथ एन एसोसिएटेड नेम। तो व्यू का एक नाम दे दोगे कि क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज कैसा बनाना है और ये क्वेरी के साथ। कितनी आसान सी बात है, आप मेरी बात समझ पाए होंगे। व्यू विच आर टाइप ऑफ वर्चुअल टेबल्स अलाउ यूजर टू व्हाट स्ट्रक्चर डेटा इन अ वे दैट यूजर और क्लासेस ऑफ यूजर फाइंड नेचुरल और इंट्यूटिव। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जिस्टिंग टेबल से कुछ कॉलम को सेलेक्ट करके एक नई टेबल बना रहे हैं, उसको हम लोग व्यू बोल रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, आपके पास एक टेबल है, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, ये मेरे पास एक टेबल दी हुई थी। अब मैं इसमें से व्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, तो अगर आपको विजिबल है कि नहीं पता नहीं, मुझे मैसेज कर दो अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो। ओके, ये टेबल थी और तुमने इस पे जब व्यू क्रिएट किया बेटा तो क्या किया, ये देखिए व्यू बनाने के बाद वो बिल्कुल टेबल की तरह काम करता है। मतलब व्यू जब तुमने बना दिया तो व्यू के ऊपर तुम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। सो हियर वी आर हैविंग विद क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम क्या है, कस्टमर व्यू। एज सेलेक्ट नेम और एज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर टेबल से तुमने व्यू बना दिया जिसमें 2 कॉलम है, नेम और एज। देखो उसी टेबल से अब ये जो बना तुम्हारा क्या बना, व्यू। इस व्यू को देखने के लिए आपने क्या लिखा, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर व्यू। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। अब ये जो व्यू बना रहे हो इसमें कोई कंडीशन अप्लाई करके भी बना सकते हो। जैसे आपने नेम और एज लेके व्यू बनाए थे, उसमें आपने क्या लिख दिया, वेयर एज इज नॉट नल और विथ चेक ऑप्शन। उसमें आप कुछ ये जो ऑप्शन आपने दे दिया, इसको आप बोल लो क्या, द फॉलोइंग कोड ब्लॉक हैज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग व्यू कस्टमर विथ चेक ऑप्शन। तो ये चीज चेक करनी है कि जहां पर एज नल ना हो, केवल और केवल वही कॉलम आपका सेलेक्ट हो। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। व्यू इज नथिंग बट द टेम्परेरी टेबल विच वी आर क्रिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ एन सम एग्जिस्टिंग टेबल। उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, उसको हम लोग कहते हैं व्यू। क्या किसी को कोई डाउट है? इफ एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट तो प्लीज रिप्लाई करते चले, ठीक है। कोई डाउट बेटा? चलो, आई थिंक डाउट नहीं है। डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक। व्यू इसको कहते हैं। ये देखो बहुत शायद मैंने ट्यूटोरियल्स पॉइंट से लिया था, कहीं से लिया था, काफी अच्छा मुझे दिखा तो मैंने उसी को यहाँ पर रख लिया था। अपडेट कस्टमर व्यू सेट एज इक्वल्स टू 35 वेयर नेम इक्वल टू रमेश। तो व्यू बना है, उसमें 2 कॉलम है, तो उसमें आप नेम और एज है, तो आपने एज को 35 कर दिया। जिस व्यक्ति का नाम रमेश है वो क्या हो आपका, वो आपका उसके एज को 35 कर दे, ठीक है। बात मेरी आप समझ गए होंगे, क्लियर। अच्छा, दिस वुड अल्टीमेटली अपडेट द बेस टेबल कस्टमर and the same would reflect in the view itself. Now try to query the base table and select statement would produce the following result. मेरी बात आप समझे होंगे कि आप उसमें अपडेट परफॉर्म करोगे तो that update will reflect in base table also. base table में भी वर्चुअल टेबल वाला जो आपने चेंज किया है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, इसलिए वो करेगा। इंसर्ट कैसे करना है, रो ऑफ डेटा कैन बी इंसर्टेड इनटू, जैसे आपने वहां इंसर्ट कर रहे थे वैसे आपका यहाँ भी आप कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो व्यू बिल्कुल वर्चुअल टेबल की तरह काम करेगा। आप बना के देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है। सो इंसर्टिंग रो इनटू अ व्यू, क्या रूल है, रो ऑफ डेटा कैन बी इंसर्टेड इनटू अ व्यू, द सेम रूल्स दैट अप्लाई टू अपडेट कमांड ऑल्सो अप्लाई टू इंसर्ट कमांड। बात समझ गए होंगे। व्यू में इंसर्ट करोगे तो वहां पे भी इंसर्ट हो जाएगा, ओके। अब वो ऑब्वियस सी बात है, उसमें कंस्ट्रेंट लिखा है कि अगर नॉट नल वाला अप्लाई कर रहे हो तो फिर नल वाली वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो। डिलीट करने के लिए क्या लिखा है, रो ऑफ डेटा कैन बी डिलीटेड फ्रॉम व्यू, द सेम रूल अप्लाई दैट। इतना डिटेल में होता नहीं है सब, मतलब इतना डिटेल में आपसे कहीं पूछेगा नहीं, बट ये आपको समझ में आना चाहिए, हाँ वहां पे इंसर्ट और डिलीट हम लोग कर सकते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। रो ऑफ डेटा कैन बी डिलीटेड फ्रॉम व्यू, द सेम रूल अप्लाई दैट अप्लाई टू द अपडेट एंड इंसर्ट अप्लाई। जो भी इंसर्ट और अपडेट में अप्लाई होता है वो यहाँ भी अप्लाई होता है, डिलीट के केस में भी। क्लियर है बात, ठीक। दिस वुड अल्टीमेटली डिलीट रो। ड्रॉप, जैसे आप टेबल ड्रॉप करते थे उसी तरह आप व्यू को भी ड्रॉप कर सकते हो। तो ये डिफरेंट आपके ऑपरेशन है। आपसे व्यू का इंट्रोडक्शन पूछेगा, शॉर्ट नोट्स वगैरह ही आते हैं व्यू वगैरह के ऊपर, कोई क्वेरी वगैरह नहीं आती, तो आप इन चीजों को जानेंगे तो आराम से चीजें बता देंगे। नाउ व्हाट इज इंडेक्स, ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स का काम क्या होता है सबसे पहले समझना चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में एक चीज समझ लो, कंप्यूटर साइंस में जो भी चीज तुम देखोगे वो रियल लाइफ से मिमिक होती है।
मतलब रियल लाइफ में जैसे उसका काम होता है बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर भी, क्योंकि कंप्यूटर बनाया किसने, बनाया किसी ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो जैसे अगर हम ये बात याद करो, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में कहा कि एक बड़ा स्टोर है, वहां ज्यादा सामान रखा है, एक छोटा बास्केट है तो उसमें वो सामान हम लोग रख लेते हैं ताकि एक्सेस जब करना हो, तो दीज आर द सम रियल थिंग्स। तो ऐसे इंडेक्स की बात करें तो बुक में इंडेक्स होता है। इंडेक्स होता क्यों, इंडेक्स इसलिए होता है ताकि फास्ट सर्चिंग कर सकें। अच्छा खुद बताओ, बुक के पीछे जो नवाथे तुमने देखी होगी उसके पीछे इंडेक्स बना हुआ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्यों बना हुआ है, ताकि फास्ट सर्च कर सको। अल्फाबेटिकल में सारे टॉपिक्स के नेम दे दिए, वहां से उठा के आप सर्च कर सकते हो। कहोगे सर बुक के आगे भी इंडेक्स होता है, बुक के आगे जो इंडेक्स होता है वो किस लिए होता है, वो टॉपिक वाइज होता है। कहने का मतलब कि वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है, जो लास्ट में इंडेक्स दिया होता है वो किस लिए होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होता है। तो ज्यादातर लोग जो बुद्धिमान होते हैं वो सर्चिंग कहाँ से करते हैं, वो सर्चिंग क्योंकि उनको कोई स्कैटर्ड टॉपिक पढ़ना होता है तो लास्ट से करते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इंडेक्स का यूज क्या है, इंडेक्स का यूज इसीलिए कि आप अपनी सर्चिंग को फास्ट कर सकें। तो बिल्कुल वही बात कि हम कैसी चीज को इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं, प्राइमरी की जैसे है तो उसको हम लोग इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं। आपकी जब भी टेबल में कोई क्वेरी होती है तो प्राइमरी की के बेस पे उसमें सर्च होता है, मतलब प्राइमरी की से हम लोग सर्च करते हैं, इस वाली रो की बात हो रही है, इस वाली रो की बात हो रही है, इस वाली रो की बात हो रही है, और फिर जो वेयर में उसमें कंडीशन दी होती है उसके बेसिस पे हम लोग वहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बात इंडेक्स में हम लोग करते हैं। देखो बहुत आसान सी बात लिखी भी हुई है, इंडेक्सेस आर स्पेशल लुकअप टेबल्स that the database search engine can use to speed up the data retrieval। तो जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग टेबल होती है उसमें से तुम किसी एक कॉलम को या सेट ऑफ कॉलम्स को ऐसा बताते हो कि इंडेक्स की तरह काम करेगा। तो देखो स्पेशल लुकअप टेबल्स मतलब उसके एक कॉलम या दो कॉलम को आप बोलते हो इंडेक्स है, तो वो एक या दो कॉलम आपका क्या काम कर रहा है, वो एक या दो कॉलम आपका ये बता रहा है साहब कि ये दोनों कॉलम या ये तीनों कॉलम या एक ये सिंगल कॉलम इज गोइंग टू ट्रीट एज व्हाट, इज गोइंग टू ट्रीट एज इंडेक्स। तो इसीलिए हम लोग उसको एक टेबल बोल रहे हैं क्योंकि सेट ऑफ कॉलम है इसलिए उसको हम लोग टेबल बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू रेफरेंस ऑल पेजेस इन बुक दैट डिस्कस द सर्टेन टॉपिक यू फर्स्ट रेफर टू द इंडेक्स व्हिच लिस्ट ऑल द टॉपिक्स अल्फाबेटिकली। वही जो मैंने बात कही वही अंग्रेजी में यहाँ पे लिखी हुई है, इंग्लिश में तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान सी बात है। इंडेक्स हेल्प क्या करता है, इंडेक्स मैंने अभी अभी आपको बताया, पहले सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट के बाद उस पर वेयर लगता है, ठीक है, but it slows down the data input with the update and insert। indexes can be created and dropped within, मतलब आप अपने से भी, जैसे प्राइमरी की वाला तो इंडेक्स है भी, मेरी बात को ध्यान से समझना, आप किसी कॉलम को या सेट ऑफ कॉलम को डेलिबरेटली बोल सकते हो भाई साहब ये देखो ये दोनों इंडेक्स का काम करेंगे। सो आप वो कैसा बोलोगे, अगर आपको लगेगा कि सर्चिंग इसके बेस पे फास्ट होगी तो आप उसको अपने टेबल का इंडेक्स बना सकते हो। मैं फिर से कहूंगा कि इतने डिटेल में कहीं आपसे प्रोग्रामिंग में पूछता नहीं, रेदर देन कम्पिटिटिव प्रोग्राम। आपसे यहाँ पर एकेटिव की बात करूं तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा आपका सिंपल इंट्रोडक्शन, जैसे आएगा कि इंडेक्स के ऊपर आप वो लिखिए, शॉर्ट बता देंगे। अच्छा ये मैं छुपा लूँ, ये मैं क्यों खोल रहा हूँ बार, कहाँ गया, मैंने देखा भी किसी का गुड मॉर्निंग आया। तो क्या अली अब्बास और आदर्श तुम लोग अभी आए हो क्लास में, रिप्लाई करो जरा। आदर्श यादव और अली अब्बास क्या आप लोग अभी आए हैं क्लास में, क्यों ऐसा क्यों है? 20 मिनट की क्लास होने के बाद तुम्हें क्या समझ में आएगा क्या बात हो रही है यहाँ पे? घर पे बैठे हो फिर भी तुम लोग लॉगिन तक नहीं कर पा रहे हो। अब ये तो तुम इतना बड़ा वो बता दिए रीजन कि अब इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, छोड़ो फिर। चलो पुराना ट्रैक हिस्ट्री भी सबका निकल सकता है, कौन कितने बजे क्लास ज्वाइन करता है, मतलब अगर क्लास 10 बजे तक चल रही है तो 9:55 पे किसने क्लास ज्वाइन की, ये सारी बातें हम लोग बिल्कुल एक क्लिक लगेगा एक्सेल पे सब पता चल जाएगा, ठीक है। कितने दिन तुमने कितनी क्लासेस कितने बजे ऑन की, कितने बजे ऑफ की, कितने बजे रहे हो, सब कुछ पता चल सकता है। मतलब केवल अली के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सबके लिए बात कर रहा हूँ। जैसे मुझे देखा है 2-4 लोगों का कि वो 9:50 की क्लास हो तो 35 पे ज्वाइन करते हैं, अटेंडेंस लग जाती है, चले जाते हैं, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो और कुछ नहीं, ठीक, या कुछ अच्छा कर रहे हो तो बढ़िया बात है। क्रिएटिंग एन इंडेक्स इन्वॉल्व क्रिएट इंडेक्स विच अलाउ यू टू नेम इंडेक्स। तो हम लोग इंडेक्स बनाते कैसे हैं, बिल्कुल वही बात मैंने जहां आपसे कही कि वैसे तो प्राइमरी की नेटवर्क इशू था सर, अच्छा सही हो गया, बढ़िया। तो वैसे तो बेसिकली प्राइमरी की हमारा काम करता ही है किसकी तरह, इंडेक्स की तरह, बट आप डेलिबरेटली भी किसी कॉलम को इंडेक्स बना सकते हो। सो व्हाट कमांड यू विल राइट क्रिएट इंडेक्स नेम ऑन टेबल। तो यू आर सेलेक्टिंग एनी कॉलम ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल इन क्रिएटिंग दैट एज अ इंडेक्स। सो देखो बिल्कुल वही बात की गई है, जैसे ये बनाया गया है, एक आध एग्जाम्पल दिख जाता तो हम दिखा देते। अच्छा
अब कह रहे हैं इंडेक्स कितने टाइप का होता है, सिंगल कॉलम पे, मतलब देखो बिल्कुल कुछ समझना ही नहीं है इसमें। सिंगल कॉलम इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स, तो बिल्कुल आपने क्या लिखा, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल, कॉलम नेम, तो एक ही कॉलम लिया गया। अब यहां पर एक कॉलम लिया गया है, आप चाहो तो मल्टीपल कॉलम भी ले सकते हो। मतलब यहां पर आप क्या करोगे, कंपोजिट इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम रख दिए, जैसे व्यू का नाम रख रहे थे, कौन सी टेबल पे, जो भी टेबल है, ऑन टेबल नेम, ऑन के बीच में और टेबल के इसकी ही होना चाहिए, कॉलम 1 कॉलम 2, जितने कॉलम आप ले रहे हो उसको आप रख दोगे। मेरी बात आप समझ गए होगे। यूनिक वैसे कोई मतलब नहीं है, वो तो यूनिक ही बनेगा, ठीक है, बट फिर भी लिख देते हैं कई बार, ठीक। तो ये आपका कंपोजिट हो गया, ठीक। कुछ इम्प्लीसिट कर्सर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऑटोमेटिकली टेबल के पास अपना इंडेक्स होता है जिसके बेस पर सर्च करता है। देखो मैं कुछ भी गलत नहीं बता रहा हूँ आपको, जितनी बातें आपको लग रहा होगा मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग वो सारी बातें यहाँ पर देखिए लिखी हुई है। इंडेक्स आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फॉर प्राइमरी की, प्राइमरी की के लिए जो इंडेक्स बन जाता है वो आप, मतलब प्राइमरी की जो है वो उसका इम्प्लिसिट आपका इंडेक्स है, तो आप एक्सप्लिसिटली बना सकते हो। एक्सप्लिसिटली कैसे बना सकते हो, बाई क्रिएटिंग, जैसे कई बार है ना कि सर्चिंग तुमको प्राइमरी की के बेसिस पर नहीं करनी है, सर्चिंग तुमको किसी और एट्रीब्यूट के बेसिस पर करनी है। तो ऐसे मत सोचो 20 टपल है तुम्हारे टेबल में, ऐसे सोचो कि 20-25 हजार टपल है तुम्हारे पास। अमेजन कुछ सर्च कर रहा है, अमेजन सर्च कर रहा है जिसके पास लाखों की संख्या में उसके कस्टमर हैं, कुछ उसका भाई लॉगिन हिस्ट्री, जैसे हम लोग लॉगिन किए तो सब कुछ हमारा डेटा तो है ही उसके पास, उसको कुछ अपना वो करना है। अच्छा एक ऐसे में जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम में से कितने लोग टैब्ल्यू के बारे में नाम सुना है, टैब्ल्यू, TABLEU, कितने लोगों ने सुना है नाम, रिप्लाई करो। आई एम आस्किंग कितने लोगों ने टैब्ल्यू का नाम सुना है, सुना है, अरीबा ने बोला सुना है। क्या काम है इसका, कोई गूगल नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं है, गूगल किए तो मुझे फिर कोई मतलब नहीं है। अगर तुम लोगों ने टेब्लू का काम नहीं जानते हो, नाम नहीं जानते हो, तो आप लिख के ले लो कि आप 4 साल पीछे चल रहे हो, मतलब आज की जनरेशन नहीं है तुम लोग वाली फिर, ये चीज आप समझिए। और जिस तरह से 2 या 3, हाँ ये देखो किस कंटेक्स्ट में सुना है, बहुत गड़बड़ बात है ये। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, you are not aware what is tableau, and this is the condition when there are lot of works are going on data analyst and data visualization, और उसके बारे में आपको नहीं पता है, देखो कितनी गलत बात है ये, पता होना चाहिए। देखो टैब्ल्यू एक सॉफ्टवेयर, ऐसे मुझे याद आ गया, कल मैंने कहीं बात पढ़ा तो मैंने कहा देखो तुम लोग सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, पता है कि नहीं। और यकीन मानिए आप, 4 साल पहले मैं कहीं पर था, वहां पे बच्चों को इनिशियल उस पर बच्चे काम कर रहे थे और तुम लोग को नहीं पता, तो ये चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। टैब्ल्यू इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जिससे आप क्या करते हो, आर लैंग्वेज का यूज करके आप डेटा को विजुअलाइजेशन वाला काम करते हो। है बहुत आसान, बट ये है कि हम अवेयर कितना है चीज़ों से, है तो सभी कुछ आसान, ठीक है। याद आ गया, अब एक्चुअली हम लोग की वो वाली क्लास चलती होती है, उसमें बहुत सारी बातें हो जाती, यहाँ पे थोड़ी कम ही बात हो पाती है क्योंकि वी हैव टाइम कंस्टेंट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग को एक आध दिन वो लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे बहुत जल्दी, देखो क्या करते हैं। सो इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ड्रॉप कैसे काम करता है ये भी मैंने, मतलब बिल्कुल जिस तरह से आपका टेबल ड्रॉप होता था उस तरह से आपका व्यू ड्रॉप होता था, उसी तरह से आपका इंडेक्स भी ड्रॉप होगा, तो इसमें कुछ है नहीं। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चाहें तो देख लें। When should indexes are avoided? Although indexes are intended to enhance the database performance, कैसे performance बढ़ाता है, स्पीड बढ़ा के। The following guideline indicate when the use of an index should be reconsidered, कि सोचना चाहिए कि हम लोग लगाएं या नहीं लगाएं। So index should not be used on a small table, कोई फायदा ही नहीं है। इंडेक्स लगा रहे जबरदस्ती तो देख के पता चल जा रहा है 5 लोग का टेबल है, आदमी देख लेगा। देखो अभी कल के न्यूज में भी था, मुकेश अंबानी का, आदमी के ब्रेन से अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक सोच या जिसको हाइपोथेटिकल सोच या इस तरह की बात मशीन नहीं कर सकता। मशीन विल ऑलवेज जज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ठीक है, बात मेरी समझ गए होंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सब्जेक्ट से इतर नॉलेज की बात हम लोग कर रहे हैं। इंडेक्सेस शुड नॉट बी यूज्ड ऑन कॉलम दैट कंटेन अ बिग नंबर ऑफ नल वैल्यूज, नल वैल्यू ज्यादा है तो उसको बना के क्या फायदा, सर्चिंग हो ही नहीं पाएगी, 10 लोग का वैल्यू नल है, सर्च कैसे कर रहे हो। मेरी बात आप समझ गए होंगे, बहुत छोटी छोटी बातें हम लोगों ने इसमें डिस्कस की हैं। अगर व्यू और इंडेक्स में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं और PL/SQL के ऊपर बात करते हैं। भाई सब लोग रिप्लाई नहीं करते, क्या मतलब आप लोग बहुत बिजी हैं, क्या बात है। पूछे, एक दो लोग बताए कि सुने, एक लोग बताए नहीं सुने, बाकी लोग अपनी बेइज्जती में समझ रहे हैं, बेइज्जती को महसूस करिए। चलो वेरी गुड बेटा, ठीक, क्लियर, ओके। क्या खुल रहा है इसे,
अब नेक्स्ट यहाँ पर PL/SQL की बात का व्यू इंडेक्स हो गया, चलो हो गया तो बढ़िया। ये है PL/SQL। आइए देखिए क्या है PL/SQL। कुछ नहीं बेटा, PL/SQL का मतलब है कि जब तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को SQL के साथ मिलाते हो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप खुद समझिए, जैसे कोई कोडिंग वोडिंग हो रही होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व होगी और उसमें SQL भी होगा। कैसे प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होगी? जैसे मैं किसी चीज को अपडेट करना चाहता हूँ बट कंडीशन के साथ, तो पहले इफ के साथ कंडीशन चेक होगी, फिर उसके अंदर अपडेट वाली कमांड लिखी होगी। सर प्लीज प्लीज जूम कर दें। अच्छा, ठीक है। सो PL/SQL इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन ओरेकल। किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई उसका मतलब नहीं है। SQL की बात करें, PL/SQL allows programmer to write code in procedural format। अच्छा, मैंने एक चीज आपको ही नहीं बताई, डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल। लास्ट क्लास में सबको सब बता देंगे, बहुत छोटी छोटी चीज है। फुल फॉर्म ऑफ PL/SQL इज प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्सटेंशन टू SQL। याद रखो, कहीं पर पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। देखो, मेरा मतलब आपसे नहीं होता कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की कितनी बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम मुझे भी पता है, आपको पता है कि आप कर लेंगे। हम उसकी बात कर रहे हैं जहां पर आपको वो मटेरियल बनना है जो अपनी नौकरी सिक्योर कर सके, आपको प्लेसेबल आइटम बनना है। एग्जाम पास करके वो क्या तो सुना है डेटा की 18 लाख 20 लाख इंजीनियर में आपको नहीं बनना है। आप कुछ ऐसा जानते रहिए जो आप काम कर सकें। जैसे आर, अब मैंने अभी आज अगर जैसे बात छेड़ दी W और R की, तो कहीं जहाँ पे पढ़ लिख रहे हैं वहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लो कि अभी ये हम लोग सर्च करेंगे 2 बजे जब क्लास खत्म हो जाएगी। वैसे तो आपका शेड्यूल बहुत बिजी है आप लोग का, लेकिन कोशिश करिए कि फिर सर्च करिए कि क्या है ये सब चीजें, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, बिल्कुल जो मैंने बोला है वही लिखा होगा। इट कंबाइन द डेटा मैनिपुलेशन पावर ऑफ SQL एंड द प्रोसेसिंग पावर ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है? फ्रेंड से सुना, जो डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट एंड OL में काम करता है। अच्छा, कौन है ये, जरा नाम देखूं। अरीबा, हाँ ठीक। अच्छा, तुम्हारा शायद रिप्लाई लेट आ रहा है अरीबा। कोई बात नहीं, ठीक। तो SQL के साथ हम लोग प्रोसीजरल लैंग्वेज को इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज नोन एज PL/SQL। आप मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। PL/SQL मींस इंस्ट्रक्टिंग द कंपाइलर व्हाट टू डू, ठीक है, थ्रू SQL। SQL से क्या पता चलता है हम लोग को कि व्हाट टू डू, बट PL/SQL से क्या पता चलता है कि आपको कैसे करना। उल्टा हो रहा है क्या? PL/SQL मींस इंस्ट्रक्टिंग द कंपाइलर व्हाट टू डू थ्रू SQL। हाँ बिल्कुल सही, एंड हाउ टू डू थ्रू इट्स प्रोसीजरल वे। तो PL/SQL में आपको व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू दोनों पता चलता है। क्लियर है बात? अब एक आर्किटेक्चर की बात की गई है, कोई मतलब नहीं है इसका, चलो देख लो आर्किटेक्चर क्या है। अरे डायग्राम गायब होगा क्या? चलो इसको रहने दो, कुछ इस पे कहानी बना लें तब बताएंगे। ठीक, दोनों के बीच में डिफरेंस है PL/SQL और SQL के बीच में, जरा देख लो। SQL is query, single query that is used to perform DDL. PL/SQL is a block of code that used to write the entire program. मतलब पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, उसको हम लोग PL/SQL बोलते हैं। मेरी बात अब तक आपको समझ में आ गई होगी, मैं इस पे इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ। इट इज डिक्लेरेटिव। व्हाई इट इज डिक्लेरेटिव? इट इज ओनली टेल्स, बिल्कुल यहीं पे ये पॉइंट आप समझ लो। मैं आगे जब आपको डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल के बारे में बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। देखो, PL/SQL को हम बोल रहे हैं प्रोसीजरल। प्रोसीजरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम प्रोसीजर बताते हैं, प्रोग्राम के साथ लिख रहे हो, देन यू आर टेलिंग द कंपाइलर देन हाउ टू डू इट। बट SQL क्या करता है? SQL साहब आपको ये बताता है दैट आई नीड दिस डेटा ओनली, हाउ यू आर गोइंग टू डू, वाई यू आर गोइंग टू डू, ये आपके कंपाइलर को नहीं पता था। सो SQL हमारा क्या होता है? इट्स अ डिक्लेरेटिव दैट डिफाइंस व्हाट नीड टू बी डन रेदर देन हाउ थिंग्स नीड टू बी डन। ओके, बट PL/SQL क्या कर रहा है? दैट डिफाइन हाउ द थिंग्स नीड टू बी डन। बहुत आसान सी बात है, आप बिल्कुल इस बात को समझ पाए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे केवल सेलेक्ट टेस्टिक लिखा रहेगा, बट यहाँ सेलेक्ट टेस्टिक के साथ बहुत सारी चीज लिखी रहेगी, क्योंकि ऊपर कंडीशन लिखी है, कोई लॉजिक लिखा है, लॉजिक ट्रू हो तो ये सारा कुछ परफॉर्म करो। एक ब्लॉक बनता है बेसिकली पूरा, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है? मैनिपुलेशन के लिए। कहाँ पे यूज होता है? जब कोई एप्लीकेशन बनाओगे। ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन का मतलब अब आप लोग समझ ही गए होगे, इतने तो तेज हो ही। नो इंटरेक्शन विद डेटाबेस सर्वर, ये बात जो लास्ट वाली लिखी है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको अभी जो छोड़ के आया हूँ उसका आर्किटेक्चर, तो वो बताऊंगा, समझ में। आर्किटेक्चर कहानी है ना, उसको बताने लगेंगे इंटरेस्ट हो जाओगे। कैन नॉट
contain PL/SQL code in it? Obviously बात है, it is an extension of SQL, so that it contain SQL. इसमें SQL होगा, इसमें PL/SQL नहीं होगा. ये तो बात मतलब कोई समझने वाली है, बट डिफरेंस लिख रहे हैं तो समझ जाए. अब PL/SQL के बाद पढ़ना क्या है? 4 चीजें पढ़नी है. देखो कौन सी 4 चीजें ये पढ़नी है आपको. मैं 1 सेकंड बस इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा हो. बहुत आसान सा है, एकदम सिंपल बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं दावा करता हूं, गारंटी है मेरी. ये 4 चीजें कौन कौन सी यहां दिख रही है हमें? कर्सर, ट्रिगर और प्रोसीजर. कर्सर, ट्रिगर और प्रोसीजर. फंक्शन भी पढ़ लेंगे, प्रोसीजर और फंक्शन. प्रोसीजर और फंक्शन में आप लोग देख लीजिएगा डिफरेंस क्या है. थोड़ा सा शायद मॉडिफाई किया गया है सिलेबस, आई थिंक. प्रोसीजर नहीं, वो प्रोसीजर ही लिखा रहता था. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? कर्सर, ट्रिगर और प्रोसीजर. ये 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे PL/SQL के अंदर. ठीक, बस आपको बात समझ में आ गई. अब देखो कितना आसान है. कर्सर का क्या मतलब है? कर्सर अगर आपको अपने दिमाग में बिठाना है तो आप याद करिए पॉइंटर. जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा ही अपने दिमाग में बनाइएगा, पिक्चर की तरह एकदम बन जाएगा, हमेशा याद रहेगा. और आपसे इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज ट्रिगर, व्हाट इज कर्सर, तो आपको. अच्छा, एक और बहुत मैं बेसिक बात बताऊं. इंटरव्यू में कभी भी, जैसे ये तुम लोग ये होते हैं कैंपस प्लेसमेंट, इसमें कभी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. इसमें हमेशा बहुत सरफेस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है. मतलब चीजें तुमको आती हैं या नहीं, बस ऐसा डिटेल में जाके नहीं पूछा जाता. जैसे अब हम लोग इतना वो पढ़ गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, सोचो आज की डेट में मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज सीमाफोर, तो तुम नहीं बता पाओगे. और यही होता है. तुम लोग को लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, सरफेस लेवल नहीं, लेकिन बिल्कुल यही होता है. आपसे बस ऐसे पूछा जाएगा सीमाफोर, अब तुमको याद ही नहीं सीमाफोर क्या, फिर तुम आंसर अपने से बनाने लगते हो. इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो उसको ऐसा जोड़ के पढ़ें किसी चीज से कि आप उसको रिकॉल कर सकें. मेरी बात आप समझ गए होंगे. सो अब जैसे मैं कर्सर बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में बन जाए पॉइंटर. तो पॉइंटर वहां वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता था. यहाँ जैसे कोई क्वेरी चली, ध्यान समझना, तो क्वेरी चलने के बाद, चलो डेफिनेशन देख ली तब हम लोग उसको कर लेते हैं. ओरेकल क्रिएट अ मेमोरी एरिया. तो मेमोरी एरिया की बात कर ली, तो मैंने आपसे जो पॉइंटर वाली बात कही, नोन एज कंटेक्स्ट एरिया, जिसको कंटेक्स्ट एरिया कहते हैं, फॉर प्रोसेसिंग एंड SQL स्टेटमेंट विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रोसेसिंग द स्टेटमेंट. कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ दो. अगला देखो, ए कर्सर इज अ पॉइंटर टू दिस कंटेक्स्ट एरिया. ये जो तुम्हारा कंटेक्स्ट एरिया है, कंटेक्स्ट एरिया कहने का मतलब कि जहां पर वो प्रोसेसिंग, ऐसे समझो मेमोरी में कहीं पर वो सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट चला होगा और जहां वो रिजल्ट स्टोर हो रहा है उस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया को जो कोई पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, उस मेमोरी एरिया को जो कोई पॉइंट आउट कर रहा है उसको हम लोग कर्सर बोलते हैं. ठीक है. ओरेकल क्या करता है? ओरेकल एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है जिसको कंटेक्स्ट एरिया करते हैं. किस लिए? फॉर प्रोसेसिंग एंड SQL स्टेटमेंट. SQL स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के लिए उसने मेमोरी में एक एरिया कि यहीं पर आएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट वाला रिजल्ट, यहीं पे आएगा. मेरी बात आप समझ रहे होंगे. जैसे ही सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट चला तो वो जो टेबल दे रहा है वो मेमोरी में इस जगह पर, बहुत छोटी जगह पर कहीं स्टोर हो रहा है. उस पर्टिकुलर रनिंग SQL स्टेटमेंट को जो पॉइंट आउट कर रहा है उस चीज को हम कर्सर बोलते हैं. कर्सर ब्लिंक करता रहता है. भाई साहब ये कर्सर यहाँ काहे ब्लिंक कर रहा है? कि अब हम यहीं पे प्रोसेस करेंगे, तो जैसे ही सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट होके आया तो वो प्रोसेस वहीं पे कर रहा है, उसी को आप कर्सर बोल लो. मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताइए. कर्सर की बात समझ में आई होगी कि कर्सर इज अ पॉइंट टू कंटेक्स्ट एरिया. आपसे इंटरव्यू में इतना भी पूछे ना तो आप बता दिए सर कर्सर इज अ पॉइंटर टू द कंटेक्स्ट एरिया. एंड व्हाट इज द कंटेक्स्ट एरिया? कंटेक्स्ट एरिया, अरे भाई किसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है? SQL क्वेरी जहां एग्जीक्यूट होकर मेमोरी में स्टोर हो रही है वही कंटेक्स्ट एरिया है. कितनी आसान सी बात है, लेकिन आप भूल जाएंगे पक्का. ठीक है, ना भूलें तो अच्छी बात है. PL/SQL कंट्रोल द कंटेक्स्ट एरिया थ्रू द कर्सर. कैसे कंट्रोल करता है? मतलब कैसे, यही चीज तो देखनी है कैसे कंट्रोल करता है. मतलब ऑब्वियस सी बात है, तुम खुद समझो, जहां पर क्वेरी का रिजल्ट रिटर्न होके आ रहा है वहां पे तुम पॉइंट आउट कर रहे हो कि ये देखो कर्सर है. तो कर्सर से तुम क्या पता लगा सकते हो? कुछ डेटा मिला या नहीं मिला, मिला तो कितना मिला, बस यही चीज आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो कर्सर 2 तरीके के हो सकते हैं. द सेट ऑफ रोज द कर्सर होल्ड इज रिफर्ड टू एज एक्टिव सेल. मतलब जितनी सेल तुमको, जितनी ड्रो वहां से रिटर्न होके मिली सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट चलने के बाद, अपडेट चलने के बाद, उसको आप क्या करते हैं? उसको आप एक्टिव सेट कहते हैं. भाई साहब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इतना डिटेल कोई पूछेगा नहीं, बट फॉर मेकिंग योर कंसेप्ट्स क्लियर आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दिस. ओके. सो आपका कर्सर 2 तरीके के हो सकते हैं. एक हो सकता है इम्प्लिसिट, दूसरा हो सकता है एक्सप्लिसिट. इसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं. इम्प्लिसिट मतलब जो उसका अपना है, मतलब उसमें बना नहीं रहा है. एक्सप्लिसिट मतलब जो आप बनाते हो, मतलब आप कर्सर को बना भी सकते हो. कैसे बना सकते हो, क्या फायदा है, वो सारी बातें समझेंगे. बट पहले हम लोग इम्प्लिसिट देख लें. तो मैंने आपसे बताया इम्प्लिसिट कर्सर वो हैं जो ऑटोमेटिकली बने हुए हैं. चलो यहीं पर अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताएं, देखें कितने लोग ध्यान से सुन रहे थे. डिक्लेरेटिव कौन है, प्रोसीजरल कौन है? तुरंत रिप्लाई करें.
तुरंत सब लोग साथ में करें, रिप्लाई एक दूसरे के देख के नहीं। हु इज द प्रोसीजरल, हु इज द डिक्लेरेटिव, एसक्यूएल और पीएल? रिप्लाई मी फास्ट, वेटिंग फॉर योर आंसर, अदरवाइज आगे नहीं पढ़ाया जाएगा, बंद कर देंगे क्लास। दोनों साथ बताया करो मेघा। भाई मैं क्या बता रहे हो मनीष? एसक्यूएल क्या समझूं? एसक्यूएल डिक्लेरेटिव दो ही चीज है, दो में से एक तुम लिख ही दिए। डिक्लेरेटिव इज एसक्यूएल एंड एसक्यूएल इज डिक्लेरेटिव, सब वही है, सब लोग तुम लोग एक तरह हो। देखो अभी भी मनीष से देखो, मैं लिख के बता रहा हूं आंसर कैसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? एसक्यूएल डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव नहीं मन है तो कॉमा लगा दो, फिर क्या लिखो? पीएल ऑब्लिक एसक्यूएल, ये क्या है? प्रोसीजरल। ऐसे लिख के बताओ, इसमें क्या इतना दिक्कत है? फिर एंटर कर दो, हो गया। तो दोनों बातें मुझे एक साथ दिख गई। हाँ आप बताया अली अब्बास ने, हाँ मयंक ने बता दिया, सब लोग ने बता दिया। आप जल्दी से बताओ इम्प्लिसिट इंडेक्स कौन सा होता है? कौन सा होता है? Which one is the implicit index? Which one is the प्राइमरी की? हाँ चलो वेरी गुड, सब लोग समझ पा रहे हैं बात को, मतलब सुन रहे हैं, अच्छी चीज है। तुम लोग यार बहुत तेज होना चाहिए, समझ रहे हो? तुम लोग का मतलब नहीं, तारीफ नहीं करूंगा, तुम लोगों ने बहुत बदतमीजी की थी उधर क्लासेस में, छोड़ो। इम्प्लिसिट कर्सर, सो इम्प्लिसिट कर्सर हम लोगों ने बात समझ ली। व्हेनेवर डीएमएल स्टेटमेंट्स, मैं इस बात पे नहीं कह रहा हूं कि तुम लोगों ने 2 रिप्लाई कर दिए, मतलब आप लोग और अच्छा कर सकते हैं, इस बात पे कहना चाह रहा था, बट नहीं कह रहा हूं, छोड़ो। व्हेनेवर डीएमएल स्टेटमेंट एंड इंसर्ट द कर्सर होल्ड्स द डेटा दैट नीड टू बी इंसर्टेड, मेरी बात समझिए। जैसे अगर तुमको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में जो तुम्हारा कर्सर होगा वो क्या होल्ड करेगा? जो डेटा तुमको इंसर्ट करना है उसको, मतलब ये वाला डेटा उठा के इंसर्ट करना है तो मेमोरी में कहीं पे होगा, तो उसी मेमोरी लोकेशन को जो पॉइंट आउट करता है एट द टाइम ऑफ इंसर्ट कमांड इज नोन एज योर कर्सर। अगर अपडेट और डिलीट के केस में बात करें तो जो भी रो अफेक्ट होने जा रही है, रोज डिलीट से, अपडेट से, मॉडिफाई से, दैट इज पॉइंटेड आउट विथ योर कर्सर। तो बिल्कुल वही बात है। अब इम्प्लिसिट कर्सर देखो 4 बताए गए हैं, बहुत आसान है बेटा। इम्प्लिसिट कर्सर 4 तो बताए गए, कौन कौन सा? फाउंड, नॉट फाउंड, इज ओपन और रो काउंट। मतलब इतना ज्यादा सरल है कि मैं क्या बताऊं। फाउंड इम्प्लिसिट कर्सर क्या बताता है? रिटर्न ट्रू इफ एन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट अफेक्टेड वन और मोर रो। अगर तुम्हारे इंसर्ट या अपडेट या डिलीट, जैसे डिलीट परफॉर्म किए, तुम बात को समझना, और डिलीट से अगर तुम्हारी कोई भी रो डिलीट नहीं हुई, तुमने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर दिस डेटा इक्वल टू दिस, दिस कॉलम वैल्यू शुड बी दिस। अगर कोई भी वैल्यू तुम्हारी डिलीट नहीं हुई तो उसके इसमें इस फाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस फाउंड की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। बट अगर कोई भी वैल्यू डिलीट हुई तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। कितना आसान है। नॉट फाउंड, द लॉजिकल अपोजिट ऑफ परसेंटेज फाउंड, मतलब ये कब ट्रू रिटर्न करेगा? अगर कोई भी अफेक्टेड नहीं हुआ। तो डिलीट करने पर अगर कोई भी अफेक्टेड नहीं हुआ तो नॉट फाउंड वाला ये जो आपका कर्सर है ये आपका ट्रू रहेगा। कैसे काम करता है ये अभी तुरंत देखेंगे हम लोग। इज ओपन का क्या मतलब है? ऑलवेज रिटर्न फॉल्स फॉर इम्प्लिसिट कर्सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा नहीं बट थोड़ा सा लॉजिकल है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि थोड़ा दिमाग देखो कितना बढ़िया लगा है कि is open always return false for implicit cursor because Oracle close the SQL cursor automatically after executing its associated SQL statement। क्यों भाई, क्यों आप बोल रहे हो कि इस ओपन जो आपका इम्प्लिसिट कर्सर है वो आपका क्या हो रहा है? वो आपका फॉल्स हो रहा है। रीजन क्या है? जैसे मान लो सेलेक्ट टेस्टिक हुआ, सेलेक्ट टेस्टिक होने के बाद सेलेक्ट टेस्टिक वाला कर्सर ओपन हुआ, उसने सेलेक्ट टेस्टिक कर दिया, जब लौट के आया आपके पास, मतलब मेमोरी उतनी देर के लिए खुली जितनी देर के लिए, मतलब ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज ओपन उतनी देर तक के लिए खुला जितनी देर के लिए आपका वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। जैसे तुम्हारे पास लौट के आ गया तो वो तो बंद हो गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब जितनी देर तुमको वो वहां से फेच होकर रिफ्लेक्ट हुआ सेलेक्ट टेस्टिक उतनी देर खुला था, और जैसे ही तुमको रिफ्लेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली बंद हो गया। दैट्स व्हाई इज ओपन इज आल्सो ऑलवेज फॉल्स। कितनी अच्छी बात कह दी गई। रिटर्न द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। रो काउंट क्या बताएगा? कितनी नंबर ऑफ रोज तुम्हारी अपडेट हुई। तो मतलब 4 एट्रीब्यूट हम लोगों ने देखा, कितना सुंदर है ये बात। एक फाउंड हो गया, एक नॉट फाउंड हो गया, एक रो काउंट हो गया, 3 पता ही है। इज ओपन हमेशा क्या होगा? इम्प्लिसिट कर्सर का फॉल्स होगा। खत्म कहानी। अब आइए जरा से एग्जांपल देख लीजिए, बहुत तुरंत बहुत तेजी से समझ में आपको आएगा।
ठीक है। अच्छा, इंडेक्स में मैं अभी आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा, इंडेक्स में मैं आपको अभी और थोड़ी बातें बताऊंगा, बट ये खत्म होने के बाद, ठीक है। उसमें कुछ प्राइमरी क्लस्टरिंग और सेकेंडरी क्लस्टरिंग इन सब का कंसेप्ट है, तो छोटा सा हम लोग लेक्चर देखेंगे और उसके बाद हम लोग उसको बना देंगे। एन एसक्यूएल, अरे ये क्या खुल गया, एन एसक्यूएल कर्सर एट्रीब्यूट विल बी एक्सेस्ड। और देखो जरा, ये तुम्हारी टेबल है, अब इस पे हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं क्या, पीएल एसक्यूएल के साथ कैसे कर्सर यूज करते हैं वो। तो उसको करने के लिए ये मैं आपके सामने प्रोग्राम जरा सा खोल रहा हूँ, और इस प्रोग्राम को आप देखिए, समझ में कुछ नहीं आएगा बट ऐसे देखते रहो, और मैं यहाँ पर आपसे आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। एक छोटा सा क्विज है, उसको वो आप कर लीजिए। देखो अब ये कैसे हम लोग यहाँ पे कर्सर यूज कर रहे हैं, ये बात देखने वाली है। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पीएल एसक्यूएल है। पीएल एसक्यूएल क्यों है, देखो यहाँ पर तुम इफ कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, कुछ यहाँ पर आउटपुट भी दे रहे हो। अच्छा, ये सब कुछ मैं आपको, आप चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग रन करके देखेंगे, ये सब कुछ आपके ओरेकल पर रन होता है। क्लियर है, तो हम लोगों ने इसको करके देखा है, ये रन होता है, या वही रिजल्ट आपको शो होगा, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो डिक्लेयर करने का मतलब, आपने जैसे वो याद करो, सी में डिक्लेयर करते हो, टोटल रोज नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिस जो नंबर टाइप का है, उसमें उसका साइज 2 दे दिया, मतलब टोटल अंडरस्कोर रोज इज योर वन व्हाट वेरिएबल। यहाँ से बिगिन शुरू हुआ, बिगिन क्या कह रहा है, अपडेट कस्टमर सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 500, 500 सैलरी में बढ़ा दिए। अब देखो, इफ एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नहीं मिला, ये क्या रिटर्न करता है, ये तब रिटर्न करता है जब क्या हो, जब कोई भी रिजल्ट नहीं मिला हो। तो आप क्या कर दोगे, आप कह दोगे नो कस्टमर सेलेक्टेड, कोई भी कस्टमर सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर ये क्वेरी परफॉर्म नहीं हुई। बट अगर ये फाउंड हुई तो क्या लिख के आएगा, टोटल रोज, टोटल रोज में क्या दे रहे हैं, देखो रो का काउंट, कितने लोग की सैलरी अफेक्ट हुई, और फिर यहाँ पर बिल्कुल जावा में जैसे लिखते हैं, जो लोग जावा पढ़े होंगे समझ रहे होंगे, डीवीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन। तो ये चीज प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट की तरह है, प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, नो कस्टमर सेलेक्टेड लिखा, और यहाँ पे क्या लिख दिया, टोटल रोज। टोटल रोज को इस तरह लिखा है, सिंगल इन्वर्टेड और कॉमा में नहीं लिखा है, ये बहुत छोटी समझ की बात है, आप समझ गए होंगे। ये वेरिएबल नेम है, इसमें वैल्यू स्टोर है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, स्ट्रिंग को आगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। सो व्हेन वी परफॉर्म दिस पीएल एसक्यूएल व्हिच इज कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट, the implicit cursors, where we have used SQL percentage not found, SQL percentage found, and SQL percentage row count, then this particular result to something, तो क्या रिजल्ट करेगा, सब जगह पे यहाँ पे सैलरी है 500 बढ़ा देगा। तो आप इसको एंड इफ कर दिए, तो यहाँ पर 6 कस्टमर आपके सेलेक्टेड, 6 कस्टमर सेलेक्टेड। क्यों कस्टमर सेलेक्टेड, कस्टमर सेलेक्टेड आपने स्ट्रिंग लिखी हुई है, एंड 6 वैल्यू विल कम इन द टोटल रोज। बाय दिस वे यू कैन व्हाट, यू कैन परफॉर्म, आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब वी आर जस्ट सीइंग एक काइंड ऑफ यूज कि कैसे इसको यूज करना है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। रिपीट फाउंड एंड नॉट फाउंड, मतलब बात समझ में नहीं आई। जब हम लोग वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पता है, इंग्लिश, तो उसमें कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। तो वो सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे एक होता है कमांड सेंटेंस, एक होता है रिक्वेस्ट सेंटेंस, एक होता है, आपको पता होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस। तो अगर हम लोग जैसे किसी को कमांड देते हैं कि आर्मी को कि हाँ ऐसा करो, तो क्या बोलते हैं, गो एंड डू दिस। तो वो हम लोग को ध्यान हो चाहिए, ये सब पढ़े इसलिए थोड़ी थे कितने टाइप का सेंटेंस होता है, ये पढ़े इसलिए थे कि हम लोग को पता हो कि कभी जब हम लोग यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे। मेरी बात अगर आप लोग को समझ में आई हो तो अच्छी बात है, बुद्धिमान है आप लोग, समझे होंगे इस बात को, ठीक है। किसी एक को मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप लोग ये सब एटिकेट बेटा नहीं रहेगा तो ध्यान कैसे कर पाओगे, समझो इस बात को। फाउंड और नॉट फाउंड कुछ नहीं है, मतलब अगर जो तुम्हारा एसक्यूएल क्वेरी चला, जैसे इंसर्ट चला, अपडेट चला या डिलीट चला, तो अगर उससे कुछ नंबर ऑफ रो अफेक्ट हो रही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि डिलीट आपने चलाया और डिलीट हो चलने के बाद अगर तुमको कोई भी रो डिलीट नहीं हुई, तो क्या होगा, नॉट फाउंड जो है तुम्हारा वो ट्रू रहेगा, ठीक। लेकिन और जो फाउंड है वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। बिल्कुल उल्टी बात ये है कि अगर आपने डिलीट क्वेरी चलाई और कुछ 1 2 3 क्वेरी कुछ डिलीट हुई, तो डिलीट होने के बाद क्या होगा बेटा, डिलीट होने के बाद तुम्हारा फाउंड वाला ट्रू हो जाएगा, नॉट फाउंड आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है बात, क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके अच्छा, इज ओपन, अरे मुझे तो लगा है बात समझ में आ गई होगी। इज ओपन कुछ नहीं बेटा, इज ओपन ये जैसे तुम सोचो तुमने किया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, तो इज ओपन मतलब क्या वो जो तुम्हारा कर्सर का मेमोरी लोकेशन है वो ओपन, ओपन का मतलब समझ रहे हो ना,
मतलब जैसे ही वो क्वेरी एग्जीक्यूट होने लगी तो ओपन हुआ होगा, लेकिन जैसे तुमको रिजल्ट दिख जाता है तो वो इज ओपन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जितनी देर में तुमने चेक करना है तुम्हें कि इज ओपन क्या खुला हुआ है, इज ओपन इम्प्लिसिटली अंदर ओपन होता है, मतलब सेलेक्ट टेस्ट एग्जीक्यूट हुआ, बट जैसे ही तुमको रिजल्ट दिखने वाला है तुम चेक करोगे इज ओपन ओपन है या नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे ही तुम उसकी वैल्यू चेक करने चलोगे तब तक वो फॉल्स बंद हो जाएगा, इसलिए हमको क्या मिलता है, इसलिए हमको फॉल्स मिलता है हमेशा। क्लियर है? अब मैं आपको दे रहा हूं क्या, अब मैं आपको दे रहा हूं एक वो, उसको एग्जीक्यूट करो, मतलब सॉरी क्या दे रहा हूं, क्विज, उसको सॉल्व करो। मैं यहां पर जरा सा ये बंद कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिए, 2 मिनट बचा हुआ है। जो मैं बात समझ में आई या नहीं, मुझे लग नहीं रहा है, इससे मैं इस पर इतना वो नहीं कर रहा हूं। बात आसान है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो बताओ फिर, और बताएंगे, करके दिखा देंगे। हाँ हाँ, अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा। अरे कितने मैसेज कर रहे हो भाई। अब करेगा, अब देखो। ओके, सो हियर वी आर डन विद द क्लास। अब होगा, अब चेक करो। अरे मैं बोल रहा हूँ अब होगा। फिर से लिंक पे क्लिक करो ना बेटा, ये जो भी लिंक शेयर किया है इस पे फिर से क्लिक करो। एक कोई तो लिख दो कि हो गया, कर दिया, ओके। हो रहा है। अरे आज 7 तारीख है ना। ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी, बस 1 सेकेंड। अब चल जाएगा, सॉरी। ना, अब चल जाएगा। चलो अब करो। सॉरी, ये मेरा फॉल्ट था, आपका नहीं था। ओके।